हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु में स्वागत है। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा कक्षा 11 की द्वितीय सावधिक परीक्षा 2021-22 का लेखा शास्त्र विषय का मॉडल सेट 3 जारी कर दिया गया है। उसके संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभवर्धक होने वाला है, तो अंत तक ज़रूर जुड़े रहें। और यदि आप मेरे वीडियो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में वीडियो लिंक को शेयर करें। चलिए चलते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्नों को देखने के पहले देख लीजिए, यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिसको आपको परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देने के पहले पढ़ लेना है। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। इसमें देखिए दिया हुआ है कुल प्रश्नों की संख्या 19 है और इनमें प्रश्न जो हैं उनको 3 सेक्शन में बांट दिया गया है: निश्चित उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी। ठीक है, तो प्रश्न संख्या देखिए यहाँ 1 से 7 दिया हुआ है। इसमें से आपको कोई 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं। ये जो अति लघु उत्तरी प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का है। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न संख्या जो है 8 से लेकर के 14 तक में कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये लघु टाइप के प्रश्न हैं और ये 3 अंक के हैं। उसके बाद है प्रश्न संख्या 15 से लेकर के 19 तक, ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं और इन 5 प्रश्नों में से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, तो ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं जो कि 5 नंबर के हैं। तो इसको आप नंबर के हिसाब से कॉपी में लिखें। जितना मैटर पूछा जा रहा है उतने लिखें, न किसी में ज़्यादा लिखें न कम लिखें। तो निर्देश के पढ़ने के बाद अब हम लोग आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, ह्रास लगाने के संबंध में लेखा मानक के किस प्रावधान को लागू किया जाता है? विच प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अप्लाइड फॉर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन? तो आइए इसके उत्तर को देखते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है ह्रास लगाने के संबंध में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो संशोधित है के प्रावधानों को लागू किया जाता है। तो प्रश्न में जो पूछ रहा है उसका आंसर हो जाएगा AS 10। आप इसको याद कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेखा मानक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग सेकंड देखते हैं, ह्रास की स्थायी प्रभाग विधि किस प्रकार की संपत्तियों के लिए उपयुक्त है? फॉर विच टाइप ऑफ एसेट्स फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन इज सुटेबल? तो आइए इसके उत्तर को देखते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, ह्रास की स्थायी प्रभाग पद्धति उन संपत्तियों के लिए उपयोगी है जिन पर मरम्मत व्यय बहुत कम आता है तथा जिनका जीवन काल कम होता है, जैसे फर्नीचर, उपकरण आदि। तो आप इस प्रश्न का उत्तर समझ ही गए होंगे, जिनके रिपेयर के लिए कम खर्च हो और जिनकी लाइफ बहुत कम हो, वैसे संपत्तियों के लिए हम लोग स्थायी प्रभाग पद्धति का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आयोजन के कुछ उदाहरण दीजिए। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोविजन। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, संदिग्ध एवं अप्राप्य ऋणों के लिए आयोजन। वहाँ पे प्रश्न जो पूछ रहा था कि आयोजन के कुछ उदाहरण दीजिए, तो उसके मैंने यहाँ पर 4 उदाहरण लिखे हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। जो पहला है संदिग्ध एवं अप्राप्य ऋणों के लिए आयोजन, दूसरा है देनदारों पर छूट के लिए आयोजन, तीसरा है ह्रास के लिए आयोजन और लास्ट है मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए आयोजन। तो आप इन चारों आयोजनों को याद करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे और परीक्षा में अगर प्रश्न आता है तो आप इसको आसानी से लिख करके 100% नंबर प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि बहुत ही आसान है, आप जानते ही होंगे। लाभ हानि खाता क्यों बनाया जाता है? वाई इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड? चौथे प्रश्न का उत्तर है, व्यवसाय के शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को जानने के लिए बनाया जाता है। तो लाभ हानि खाता क्यों बनाया जाता है? व्यवसाय के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को जानने के लिए ही शुद्ध लाभ हानि खाता बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्थायी संपत्तियां क्या है? व्हाट आर फिक्स एसेट्स? पांचवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऐसी संपत्तियां जो व्यवसाय की क्रियाओं में प्रयोग करने के लिए क्रय की जाती हैं, न कि पुनः विक्रय के लिए, स्थायी संपत्तियां कहलाती हैं, जैसे भूमि एवं भवन, मशीनरी, फर्नीचर इत्यादि। तो इस प्रश्न को आप समझ लीजिए कि वैसे एसेट्स या वैसी ठीक है संपत्तियां जो खरीदने और बेचने के पर्पज से नहीं बल्कि उसको व्यापार में रेगुलर प्रयोग के लिए
खरीदी जाती हैं उसे हम स्थायी संपत्तियां कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इकहरी लेखा प्रणाली तथा दोहरी लेखा प्रणाली में दो अंतर बताइए। दो अंतर देना है। इकहरी लेखा प्रणाली हिसाब किताब रखने की अवैज्ञानिक प्रणाली है, जबकि दोहरा लेखा प्रणाली वैज्ञानिक प्रणाली। तो पहला अंतर क्या है? दोहरा लेखा प्रणाली वैज्ञानिक प्रणाली है और इकहरा लेखा प्रणाली अवैज्ञानिक प्रणाली है। ठीक है। सेकंड अंतर क्या है, डिफरेंस देख लेते हैं। इकहरी लेखा प्रणाली में कुछ लेन देनों का दोहरा लेखा, कुछ का एक लेखा और कुछ का कोई लेखा नहीं किया जाता। ठीक है। इकहरी लेखा प्रणाली में यानी कि कुछ ट्रांजैक्शन का हम दोहरा लेखा करते हैं, कुछ का इकहरा लेखा, और कुछ को करते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। जबकि दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक लेन देन के दोनों पक्षों को लिखा जाता है। तो ये दो मुख्य अंतर है इकहरा लेखा प्रणाली और दोहरा लेखा प्रणाली में, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट बना लें और इसको लर्न कर जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आधुनिक कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली किस अवधारणा पर आधारित है? 7वें प्रश्न का उत्तर है, आधुनिक कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली डेटाबेस अवधारणा पर। किस अवधारणा पर? डेटाबेस अवधारणा पर आधारित है। इसको आप याद रखिएगा। अब हम लोग लघु उत्तरी प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो प्रश्न है इसमें से 5 प्रश्न आपको करने हैं और प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक दिए हैं। ठीक है। तो 8वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 1 जनवरी 2016 को 50,000 रुपये की एक मशीनरी खरीदी गई। मूल लागत विधि। ये मूल लागत विधि क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है। इसको कई नामों से जाना जाता है, स्थायी प्रभाग पद्धति या सीधी रेखा पद्धति। उस विधि से हमको इस पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना और 10% वार्षिक की दर से ह्रास लगाते हुए 3 वर्षों का मशीनरी खाता बनाइए। खाते प्रति वर्ष 31 दिसंबर को बंद किए जाते हैं, यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। यहाँ पर देखिए मैंने मशीनरी खाता बना रखा है, जिससे कि समय आपका भी बचे और कुछ मेरा भी बच जाए। तो ये जो मशीनरी अकाउंट बनाना है आपको 3 साल का बनाना है। इसको संक्षिप्त में मैं फटाफट आपको समझा देता हूँ और आप इसको समझ लीजिए। तो पहले हम ऊपर क्या लिख देंगे, मशीनरी अकाउंट। ये आप जानते हैं, आप इसको बनाए हैं बहुत बार, इसलिए मैंने इसको बहुत विशेष नहीं समझाया हुआ है, बहुत विशेष नहीं बनाया। तो इसमें देख लीजिए पहले आप क्या करेंगे, फॉर्मेट आप बनाना जानते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 2016 1 जनवरी को आप क्या लिखेंगे, जो एंट्री करते हैं मशीन खरीदने की, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक यहाँ हो जाएगा। मशीनरी की प्राइस है 50,000, यहाँ पर आप 50,000 लिख देंगे। उसके बाद 31 दिसंबर 2016 को आप फर्स्ट डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और कितना हमको डिप्रिसिएशन लगाना है, 50,000 रुपये का। 50,000 रुपये का हमको 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है एनुअल। तो इसका 10% आ जाएगा आपका 5,000 रुपीज़। ठीक है। तो 5,000 जो है हम पहले साल यहाँ पर देखिए डिप्रिसिएशन चार्ज किए हुए हैं, फर्स्ट साल में 5,000। फिर हमारा बैलेंस जो होगा, बैलेंस आ गया यहाँ 45,000 और टोटल हम कर लेंगे तो ये हमारा 50,000 इक्वल हो जाएगा। फिर आप जानते ही हैं कि ये जो 45,000 का ये हमारा बैलेंस है, ये नेक्स्ट ईयर यानी 2017 में ये हमारा बैलेंस यहाँ आ जाएगा 45,000। फिर हम 31 दिसंबर 2017 को डिप्रिसिएशन फिर चार्ज करेंगे 10%। ठीक है। तो हम जानते हैं स्थायी प्रभाग पद्धति या मूल लागत विधि में एक बार जो डिप्रिसिएशन हम निकाल लेते हैं, उसी डिप्रिसिएशन को हम बार बार चार्ज करते जाते हैं। तो यहाँ फिर हमने फिर 5,000 डिप्रिसिएशन लगाया और बैलेंस जो हमारा आ गया वो 40,000। फिर इस 40,000 को हमने 2018 के लिए बैलेंस के रूप में यहाँ लाया और फिर यहाँ डिप्रिसिएशन 5,000 लगाया। फिर हमारा जो बैलेंस बचा वो 35,000। तो ये जो हमारा मशीन का जो 3 साल के बाद बैलेंस बचेगा वो 35,000 बचेगा। ठीक है। तो ये हमारा 3 साल का मशीन का अकाउंट का स्टेटमेंट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट बना करके इसको समझ लें आसानी से। कहीं कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और अपने डाउट को क्लियर करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, ह्रास के 3 कारण बताइए। स्टेट 3 कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन। तो ह्रास के जो 3 कारण हैं उसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है। देखिए पहला जो मुख्य कारण है घिसावट, दूसरा है समय की समाप्ति और तीसरा है अप्रचलन। तो घिसावट के कारण संपत्तियों के प्रयोग के कारण उनमें टूट फूट होती है, घिसावट होती है और वे पुरानी एवं कमज़ोर हो जाती हैं, फलतः उनके मूल्य में कमी आ जाती है। तो पहला कारण आपका ह्रास लगाने के लिए घिसावट है। दूसरा है समय की समाप्ति।
कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं जिनका जीवन काल निश्चित होता है, अतः जैसे जैसे समय व्यतीत होता है इनके मूल्य में कमी होती जाती है। तो ह्रास लगाने का समय की समाप्ति भी एक कारण है। और थर्ड है अप्रचलन। कभी कभी नए आविष्कार के कारण पुरानी संपत्ति के बेकार न होने के बावजूद उनके मूल्य में कमी आ जाती है। जब कोई नवीन टेक्नोलॉजी आ जाती है तो पुरानी जो तकनीक होती है उससे उत्पादन करना महंगा साबित होने लगता है, इसलिए उस टेक्नोलॉजी को हटा दिया जाता है। तो ये जो तीनों कारण है ये ह्रास लगाने के मुख्य कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुप्त संचय क्या है? व्हाट इज सीक्रेट रिजर्व? 10वें प्रश्न का उत्तर है गुप्त संचय का अर्थ। ठीक है, गुप्त का अर्थ होता है छिपा हुआ। आप जानते हैं गुप्त का अर्थ होता है छिपा हुआ, अर्थात जो विद्यमान हो लेकिन दृष्टिगत न हो। गुप्त संचय का आशय ऐसे संचय से है जो विद्यमान तो हो लेकिन चिट्ठे में प्रदर्शित न हो। यानी ऐसे संचय है वो जो हमारे बिजनेस में व्याप्त हो लेकिन बैलेंस शीट में उसको हम देख न पाए, ऐसे संचय को हम गुप्त संचय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सकल लाभ की गणना करें। शुद्ध विक्रय आपका 1,50,000 रुपये है। उसके बाद है सकल लाभ लागत का 20% है। ठीक है, अब आपको जानना क्या है, इसमें ज्ञात क्या करना है, हमको सकल लाभ की गणना करनी है। शुद्ध विक्रय दिया हुआ है और सकल लाभ लागत का 20% है और हमको क्या निकालना है, सकल लाभ निकालना है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं उत्तर की ओर। प्रश्न में जो है कि सकल लाभ की गणना पूछ रहा है, नहीं, विक्रय पर लागत पूछ रहा है। हमें प्रश्न में सकल लाभ पूछ रहा है, तो सकल लाभ निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा, पहले लागत मूल्य निकालना होगा, क्योंकि लागत मूल्य का 20% दिया हुआ है। तो लागत मूल्य हमको ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम क्या करना होगा, हमको लागत मान लेंगे हम, लागत मूल्य बराबर x है। ठीक है, लागत मूल्य बराबर हमारा x हो गया। अब क्या करेंगे हम, तब लाभ बराबर कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा लागत मूल्य प्लस लागत का 20%। या ठीक है, x गुणे 20/100 यानी x/5 हो जाएगा आपका लाभ। तब विक्रय मूल्य हम ज्ञात करेंगे, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, लाभ प्लस लागत मूल्य बराबर x/5 प्लस x बराबर 6x/5 हो जाएगा। फिर हम प्रतिशत लाभ निकालेंगे, यानी विक्रय मूल्य पर हमारा प्रतिशत लाभ कितना आएगा, तो लाभ बटे विक्रय मूल्य गुणे 100, इसको जब फार्मूले में इसको हम ऐसे बैठा करके हल करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 50/3 या 16/2/3%। तो ये जो हमारा आ गया, तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सकल लाभ निकालेंगे, तो सकल लाभ विक्रय पर कितना है, 16%, 16/2/3%। तो विक्रय मूल्य का 16/2/3 हम निकाल लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो आंसर आएगा वो 25,000। ठीक है, तो हमारा सकल लाभ कितना हो जाएगा, 25,000। आप इसको नोट कर लेंगे और इसका नोट्स तैयार कर लेंगे, समझ लेंगे। अगर कहीं आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके बताएं, कोई प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, संदिग्ध दायित्व क्या है? व्हाट इज कंटीजेंट लाइबिलिटीज? तो 12वें प्रश्न का उत्तर है संदिग्ध दायित्व क्या होता है, इसको आप देख लीजिए। संदिग्ध दायित्व से अभिप्राय ऐसे दायित्व से है जिनका भुगतान किसी विशेष घटना के घटित होने पर दिया जाता है, अतः इनका भुगतान संदिग्ध होता है, अर्थात जो करना भी पड़ सकता है और न करना भी पड़ सकता है। यानी ऐसे दायित्व जिनको भुगतान करें या न करें ये भविष्य तय करता है, हमको आज क्लियर नहीं हो पाएगा। किसी घटना के घटित होने पर हम उसका भुगतान कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ संदिग्ध दायित्व के कुछ उदाहरण मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप देख लें। पहला क्या है, बनाए नहीं, यहाँ होगा भुनाए गए। ठीक है, भुनाए गए बिलों का दायित्व, भुनाए गए बिलों का दायित्व है। फिर है विचाराधीन अभियोगों के संबंध में संभावित दायित्व अथवा विवादग्रस्त दावे। फिर तीसरा है दूसरे व्यक्ति के लिए दी गई गारंटी के लिए संभावित दायित्व। तो ये जो तीन हैं ये क्या हैं, संदिग्ध दायित्व के लिए उदाहरण हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 13 है, अज्ञात राशि की गणना करें, कैलकुलेट द मिसिंग फिगर्स। अंतिम पूंजी दिया हुआ है 36,000 रुपये, वर्ष के दौरान लाई गई पूंजी या अतिरिक्त पूंजी 6,000 रुपये है, आहरण आपका है 8,000, हानि है 2,000 और प्रारंभिक पूंजी हमको ज्ञात करना है। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में जो है कि निम्न सूचनाएं दी हुई हैं, उसके आधार पर हमको इसको सॉर्ट आउट करना है। तो प्रश्न में दिया है अंतिम पूंजी आपकी दी हुई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंतिम पूंजी लिख लेंगे। अंतिम पूंजी में हम जोड़ देंगे किसको, आहरण को। आहरण 8,000 हम इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 44,000 रुपये आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, घटा देंगे किसको, वर्ष के दौरान लाई गई अतिरिक्त पूंजी को। ठीक है, तो इसको हम घटा देंगे, 44,000 में से 6,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 38,000 रुपये आ जाएगा। अब 38,000 जो हमारा है अमाउंट, उसमें हम क्या करेंगे, हमारी हानि दी हुई है, उस हानि को हम जोड़ देंगे। हानि जो 2,000 रुपये इसमें जब प्लस कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका 40,000 रुपये। और ये जो 40,000 40,000 रुपीज़ है, यही आपकी प्रारंभिक पूंजी या ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें, इसको समझ लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको हल करने का प्रयास करें। ऐसे ही और सारे प्रश्न आप घर पर बनाएं, ढेर सारे प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली की अवधारणा संक्षेप में दें। गिव इन द ब्रीफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। इसके उत्तर को देखने के पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को भी मैंने 2 पार्ट में बनाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो मेरा चैनल है कॉमर्स रिलेटेड कंटेंट के लिए जाना जाता है। आप यदि कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए चैनल बहुत ही ज्ञानवर्धक और जानकारीवर्धक है, आपके लिए रुचिकर है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेकंड पार्ट को भी देखना ना भूलें। सेकंड पार्ट का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि एक पार्ट में बनाने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, जिससे दिक्कतें आती है। इसके लिए मैंने वीडियो को 2 पार्ट में बनाया। आइए 14वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली की अवधारणा। अब इसकी अवधारणा को हम लोग देख लेते हैं। कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली एक लेखांकन सूचना प्रणाली है जो वित्तीय व्यवहारों तथा घटनाओं को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के आधार पर तथा उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार प्रोसेसिंग करके रिपोर्ट तैयार करती है। कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली में समंकों के भंडारण तथा प्रोसेसिंग को ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट कहा जाता है, जिसमें हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर होते हैं जो लेखांकन कार्य संपन्न करने में सहायता प्रदान करते हैं। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर दोनों ही स्वतंत्र हैं। यदि सच पूछा जाए तो हार्डवेयर कंप्यूटर प्रणाली की शरीर है और सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा। आधुनिक कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली डेटाबेस अवधारणा पर आधारित है। डेटाबेस प्रणाली का विकास फाइल सिस्टम में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। आप इस प्रश्न का उत्तर का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट बना करके पढ़ाई करें और परीक्षा में 100% अंक प्राप्त करें। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।